our next unit or our next chapter, students, very important chapter of the physics class 12th is electronic devices और semiconductor electronics. 7 मार्क्स का ये चैप्टर है स्टूडेंट्स, और डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हैं. फ्यूचर के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. लेट अस स्टार्ट विद द सॉलिड्स फर्स्ट. ओके, हम सबसे पहले सॉलिड्स की बात करेंगे कि सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. सॉलिड्स, ठीक है. सॉलिड्स जनरली स्टूडेंट्स, अगर हम इसे कैटेगराइज करें, दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज मेटल, ओके, दे कैन बी categorized as semiconductor, they can be categorized as insulators. तो ये सारे जो कंडक्टिविटी के बेस पर अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स की, तो ये सॉलिड्स हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स. अभी आप इन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये जो सॉलिड्स होते हैं, आखिर चाहे वो मेटल हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, ये आखिर बनते कैसे हैं, हाउ दे फॉर्म्ड, व्हाट हैपन्स व्हेन द एटम्स ऑफ द सॉलिड्स कम क्लोज टू ईच अदर. जब 2 एटम, उससे ज़्यादा एटम नज़दीक आते हैं, then what will happen? What happened to the structure? What happened to the various energy levels of the atom? उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हम सबसे पहले स्टडी करेंगे. तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा, एक बहुत छोटा एक एग्जाम्पल लेकर के हम आगे स्टडी करते हैं. जैसे हम बात करते हैं सिलिकॉन, ठीक है. तो हम सिलिकॉन यहाँ क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे आप रीज़न है, क्योंकि ये जो है सिलिकॉन, ये एक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है. तो इसलिए हम इसका यूज़ भी आगे करना है, सॉलिड है, ओके. तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14. एटॉमिक नंबर इज़ 14. जर्मेनियम भी ले सकते हैं. जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32. क्लियर, जर्मेनियम एटॉमिक नंबर 32, ये भी सॉलिड की कैटेगरी में है. अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें एक एटम का, तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, ओके, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2. हो गए 14. देखिए 2 and 8, 10 and 4, 14. क्लियर. हाँ, अगर हम इसकी बात करें, जर्मेनियम की बात करें स्टूडेंट्स, तो जर्मेनियम का क्या होगा, इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, okay. Now 3s2, 3p6, 3d10, ये थर्ड ऑर्बिट पूरा हो गया, ठीक है. नाउ फोर्थ ऑर्बिट 4s2, 4p2. देखिए, जो लास्ट ऑर्बिट की ये कंडीशन है, वही यहाँ पर है. इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, विच इज़ द थर्ड ऑर्बिट. हियर 4 ऑल्सो इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि फोर्थ ऑर्बिट है.
तो इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कैसी होंगी, वो लगभग एक जैसी होंगी। तो हम यहाँ पर अभी एक ही एटम को लेकर के चलते हैं, दैट इज़ द सिलिकॉन। ओके, सो वी विल रब दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको हम रब करेंगे। नाउ वी विल यूज ओनली द सिलिकॉन। नाउ अब इस एटम की अगर हम एनर्जी लेवल बात करें स्टूडेंट्स, जैसा अभी हमने पिछले चैप्टर एटम में पढ़ा कि जैसे जैसे हम हायर लेवल पर बढ़ते हैं एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो अगर हम इसकी एनर्जी लेवल ड्रॉ करें सिंगल एटम का एनर्जी लेवल, तो एनर्जी लेवल डायग्राम जो इसका होगा वो इस तरह से होगा। दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज द सेकंड एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, it is second energy level and it is third energy level. This is energy। ठीक, ये एनर्जी है और एनर्जी थर्ड लेवल की एनर्जी ज़्यादा होगी। ये एक सिंपल एनर्जी लेवल डायग्राम हमने बनाया। अब ये तो बात हो गई एक एटम की। अगर हम बात करें सिलिकॉन क्रिस्टल की, सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या होगा, ये तो एक एटम की बात हो गई। क्रिस्टल में क्या होगा, सिलिकॉन क्रिस्टल, क्रिस्टल में क्या होगा, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। एटम्स जो होंगे वो बिल्कुल कैसे होंगे, दे आर क्लोजली पैक्ड। और जब उनके एटम्स क्लोजली पैक्ड होंगे तो स्टूडेंट्स एक चीज़, उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैं वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमेशा क्या करेंगे, दे विल ओवरलैप। और एक बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स की ओवरलैपिंग होगी तो हमें क्या मिलेगा, एक बैंड मिलेगा। जैसे एक दो एटम हमने ले लिए हैं, ये आपने देखा एक सिलिकॉन एटम आपने लिया, ओके, और जब हमने अगर इसका एक सिलिकॉन एटम लिया तो एनर्जी लेवल डायग्राम हम इस एटम का एक सिंगल का बनाइए, फिर हम जब दो एटम्स को कंबाइन करेंगे तब हम बनाएं। तो सिंगल अगर आप एटम लेते हैं तो उसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होगा, सी दिस इज द एनर्जी ई, ये क्या होगा, दिस इज 1s2, this is 2s2, this is 2p6, it is 3s2 and it is 3p2। ओके, ये एनर्जी लेवल हम डायग्राम हमने बना दिया। अब जैसे जैसे हायर एनर्जी लेवल बढ़ रही है, यहाँ भी मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट है पूरा। अब एनर्जी, दिस इज एनर्जी एंड दिस इज डिस्टेंस, इंक्रीजिंग डिस्टेंस। नाउ एक बात और ध्यान दीजिए, अगर हम क्वांटम स्टेट बनाते हैं इलेक्ट्रॉन की, इट इज लाइक दिस, ध्यान से देखिए, लाइक दिस, टू एटम्स हैं, इसमें भी दो एटम, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, ये होगा 6 हैं, लाइक दिस 2 4 and 6, okay, here 2 quantum state like this, here 2 like this। ये इसकी क्वांटम स्टेट है। किसी भी ऑर्बिट में नो टू इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेम क्वांटम स्टेट, सेम क्वांटम स्टेट नहीं होगी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। ये तो एक एटम की बात हो गई। अब अगर हम दो एटम को एक साथ कंबाइन कर दें स्टूडेंट्स, दो एटम को एक साथ कंबाइन करें, अब हम दो एटम्स का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम कर रहे हैं, और कम कर रहे हैं, अब हम इसका मतलब क्या बना रहे हैं, हम उसको क्रिस्टल बना रहे हैं। अगर हमने दो एटम को कंबाइन करना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स,
हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी? इफ टू एटम्स कंबाइन, क्या सिचुएशन आएगी? ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेकंड, दिस इज द one orbit, this is another orbit. ये ऑर्बिट दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। अगर एक का एनर्जी लेवल लाइक दिस, देन आफ्टर इफ द टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, तो जो ये एनर्जी लेवल आपको मिलेगी, एक हायर एनर्जी लेवल मिलेगी, एक लोअर एनर्जी लेवल मिलेगी। एवरेज से हायर एंड लो। क्या हो रहा है? ये जो एनर्जी लेवल एक एटम की थी वो कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो गई? 2 पार्ट्स में। देखिए, सो वन एनर्जी लेवल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देख रहे हैं, एक हायर और दूसरी लो। ओके, नाउ अब अगर ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, अगर हमने कब किया ऐसा? ये कब डिवाइड हुआ? जब एटम का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या किया हमने? कम किया। एटम्स का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम किया। तो जो केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वही इनकी ये सिचुएशन होगी। इनर मोस्ट ऑर्बिट्स तो एज यूजुअल हैं, दे आर एज यूजुअल। जो इनर मोस्ट ऑर्बिट्स हैं वो उनका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा न्यूक्लियस के साथ, उसमें वेरिएशन तब आएगा जब इसका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और कम करेंगे। क्लियर? अब अगर हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं, किसका? जब हम डिस्टेंस कम कर रहे हैं, डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं, डिस्टेंस को अगर हम डिक्रीज करते हैं, देन एनर्जी लेवल डायग्राम विल बी लाइक दिस। दिस इज आर, दिस इज ई। ठीक है, हम अभी सिर्फ 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं। दिस इज 3p2 एंड दिस इज 3s2। सबसे पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमारा ये है। सबसे पहले जो ओवरलैपिंग, जो स्प्लिटिंग होगी, जो इस तरह की स्प्लिटिंग होगी ऑर्बिट्स की, वो सबसे पहले किस में होगी? 3s2 में या 3p2 में? 3p2 में होगी। आउटर मोस्ट यही है। ये इसमें स्प्लिटिंग होनी शुरू हो जाएगी। एक हायर लेवल और एक लोअर लेवल आपको मिलेगा। क्लियर? अभी तक इसकी स्प्लिटिंग नहीं हुई। अगर कब? जब आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। ये इंक्रीजिंग में है, ये डिक्रीजिंग में है। यू आर डिक्रीजिंग इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, घटा रहे हैं। एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गई, ये सिचुएशन आ गई। कौन सी एनर्जी लेवल? केवल आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। ओके, आप ये स्प्लिटिंग होनी शुरू हो गई। जब इसकी स्प्लिटिंग हो चुकेगी, तब इसके बाद कौन सी एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग होगी? इसके इनर की डिस्टेंस को और घटाइए। अब इसकी स्टार्ट हो जाएगी स्प्लिटिंग। जब स्प्लिटिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन आएगी। क्लियर? ये सिचुएशन आएगी। देखें आप यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? एट द पॉइंट r इज इक्वल्स टू ए से अगर हम बात करें, r इज इक्वल्स टू बी तक बात करें, तो क्या हो रहा है इस बीच में? इस बीच में देखिए आप कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और अगर इस पूरे क्रिस्टल में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n एटम्स हैं, तो इसके टोटल कितने हो गए? 2n एटम्स हो गए, 2n इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके भी 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये टोटल 4n जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंबाइन होने के बाद वो इस पूरे रीजन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब देखिए, ये पूरा रीजन एक साथ आ गया। अभी ये अलग अलग थे। 2n जो थे वो 3p2 में थे,
2n3s2 में थे, डिस्टेंस और कम किया। अब इस पूरे रीजन में पूरे 4n, 2n इसके 2n इसके 4n जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब आपने डिस्टेंस को और कम किया, लेस देन b, तो आपको क्या मिला स्टूडेंट्स? ये इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आएगी, लाइक दिस। सारे इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4n, 4n। ये इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल में होंगे, अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा होगा, और आउटर मोस्ट जो रीजन होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट्स? एम्प्टी। वो आउटर मोस्ट रीजन एम्प्टी होगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स अब चूंकि मिक्स हो गए ये सारे एक दूसरे के साथ, तो जो लोअर मोस्ट रीजन होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे पूरे क्रिस्टल के? 4n। तो आप कह सकते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी इस समय नहीं है। दिस इज कॉल्ड वैलेंसी बैंड। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? वैलेंसी बैंड। दिस इज एम्प्टी, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। आउटर मोस्ट इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड, लोअर मोस्ट कॉल्ड द वैलेंसी बैंड। इन दोनों के बीच में ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। कौन सा स्टूडेंट्स? फॉरबिडन गैप। अभी मैं सेपरेट लिखूंगा। तो आउटर मोस्ट, अपर मोस्ट जो एम्प्टी बैंड है वो बैंड कौन सा कहलाएगा? कंडक्शन बैंड। लोअर मोस्ट बैंड क्या कहलाएगा? वैलेंसी बैंड। बीच का जो गैप होगा दैट इज कॉल्ड द फॉरबिडन गैप। अब अगर हम इसको, इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाएं, सबसे पहले आप इसको यहाँ ये नोट कर लीजिए। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन। हम इसका अगर एक सेपरेट डायग्राम बनाएं स्टूडेंट्स, तो हमको सेपरेट डायग्राम इस तरह से मिलेगा। देखिए, दिस इज द लोअर मोस्ट, दिस इज आउटर मोस्ट। ये देखिए, कौन सा बैंड कहेंगे हम इसे? दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। दिस इज एम्प्टी, एम्प्टी, और यू कैन से if electrons are there then partially electrons are available, but it is at present it is empty. This is called which type of band? Valency band, valency band. All the electron will come in the lowermost region. The gap between the two is called forbidden gap, forbidden gap. This is forbidden gap. ओके, तो इसको हम CB कंडक्शन बैंड, एनर्जी, द लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड, लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड, एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड, ECB, EVB, outermost energy, uppermost energy level of the valency band, energy of the valency band. Okay, and this is called EG. EG means forbidden gap. It is called forbidden gap. What is the meaning now? वैलेंसी, अब इसमें क्या है? जब ये दो एटम एक साथ कंबाइन कर रहे थे तो कितने आपको सब शेल्स मिल रहे थे? हर के, इसके आपको देखिए सब शेल्स कितने मिल रहे हैं? 2। हर एनर्जी लेवल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अगर 4 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो कितने सब शेल्स मिलेंगे? 4। इसके भी 4, इसके भी 4। इसका मतलब ये हो रहा है स्टूडेंट्स कि इसमें जब n एटम्स कंबाइन हो रहे हैं क्रिस्टल में, तो इसमें कितने सब शेल्स हैं?
हाउ मेनी सब सेल्स आर देयर? n सब सेल्स आर देयर। ठीक है, और ये n सब सेल्स में क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सब सेल्स। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन है, बैंड हो गया ये पूरा है एक्चुअली ये सब सेल्स। सब सेल्स को एक साथ कंबाइन कर दिया तो आपको क्या मिला? बैंड। इसी तरह से ये जो कंडक्शन बैंड है इसमें भी सब सेल्स हैं, लेकिन ये सारे सब सेल्स कैसे हैं स्टूडेंट्स? ये सारे सब सेल्स एम्प्टी हैं। नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सब सेल्स। कितने हैं? n, क्योंकि उस क्रिस्टल में कितने एटम्स हैं? क्रिस्टल में n एटम्स। ओके, n एटम्स हैं। अब इस फॉरवर्डन गैप का मतलब क्या है? फॉरवर्डन गैप का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब हम इसको एनर्जी देते हैं, किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँचेगा? कंडक्शन बैंड में। एंड इट हेल्प्स इन द कंडक्टिविटी। एंड इट हेल्प्स इन द कंडक्टिविटी। ध्यान रखिए, तभी वो कंडक्टिविटी में हेल्प करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जंप कर पा रहा है, ये कब होगा? जबकि फॉरवर्डन गैप एनर्जी लेवल का जो है वो बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहा है, कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँच पा रहा है। तो क्या ये बताइए, ऐसा क्रिस्टल क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा? नो। तो अब हमने क्रिस्टल का कौन सा डायग्राम बना दिया? दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम। दिस इज एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सॉलिड्स। ये किसी भी सॉलिड का हो सकता है, चाहे वो मेटल का, चाहे वो कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का या इंसुलेटर का। ठीक है, ये सभी का, सभी सॉलिड्स का एनर्जी बैंड डायग्राम आपको इस तरह से दिखाई देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सॉलिड्स। Now students, we will study the energy band diagram of various solids. We will study energy band diagram of the insulators. We will study energy band diagram of conductors. So first of all, we will study energy band diagram for insulators. Okay. इंसुलेटर्स का हम एनर्जी बैंड डायग्राम, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऐसा नहीं लिखेंगे कि कंडक्टर्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, इट प्रोड्यूसेस साउंड, इट हैज़ डक्टिलिटी, कंडक्टर्स में मेलेबिलिटी। नो, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ किसके? एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो अभी अब फिर से एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएं। एनर्जी बैंड डायग्राम में अभी आपने देखा these are all subshells in the valency band. शॉर्ट एब्रीवेशन लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द सबसेल्स ऑफ वैलेंसी बैंड, इट इज़ completely filled. These are the subcells of conduction band, these are empty, it is conduction band, it is forward gap। ठीक है, अब जो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इंसुलेटर में फॉरवर्ड गैप होता है अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अप्रॉक्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिए कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
मतलब क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट इज द मीनिंग? Eg, Eg is Eg is 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर इंसुलेटर्स. मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग ये है कि जब आप इस इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंसी बैंड में प्रेजेंट है, इसको आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे, तब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँचेगा? कंडक्शन बैंड में. और वो जब कंडक्शन बैंड में पहुँचेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी और वो फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. क्लियर? एनर्जी बढ़ जाएगी. इसकी जब आप एनर्जी दोगे तभी तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी. कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा, एनर्जी मैक्सिमम होगी. आपने वहाँ भी देखा, एटम चैप्टर जब पढ़ रहे थे. क्लियर? हायर एनर्जी लेवल पर पहुंचेगा और वो कंडक्शन में हेल्प करेगा. क्लियर? अब ये बताइए, हम को उसको कितनी एनर्जी देना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर? नाउ फर्स्ट थिंग, फॉर द इंसुलेटर Eg is about 3 electron volt. Number 2, at room temperature, about 25 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए. तो 25 डिग्री सेल्सियस पर एनर्जी कितनी होगी इस समय? मान लीजिए है एनर्जी इज 3/2 kT. टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस ले लें और उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो जो एनर्जी आती है एट रूम टेम्परेचर जो एनर्जी निकलेगी स्टूडेंट्स, वो एनर्जी लगभग निकलती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब आप देखिए, रूम टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी मिल रही है हमको? 0.025. इस समय जितना टेम्परेचर है. तो क्या ये बताइए, और इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन. कितना डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या नहीं? तो मोर देन 2000 डिग्री केल्विन, उससे भी ज़्यादा हमको जब टेम्परेचर दोगे, तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा. अब आप सोचिए, 2500 डिग्री केल्विन से ज़्यादा देना है. इतना टेम्परेचर जब आप किसी इंसुलेटर को दोगे तो वो क्रिस्टल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा इतने हाई टेम्परेचर पर. तो क्या ये बताइए, नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या ये एनर्जी सफिशिएंट है जिससे ये इलेक्ट्रॉन जंप कर सके? नो. दैट इज, व्हाट डज इट मीन? दिस Eg cannot be obtained under नॉर्मल कंडीशंस. ठीक है? अंडर नॉर्मल कंडीशंस में ये हमको नहीं मिल सकता. दैट इज, दिस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच नहीं सकते, वो कंडक्ट कर नहीं सकता. कैन नॉट बी ऑब्टेन अंडर नॉर्मल कंडीशन. दैट इज फोर्थ पॉइंट. इट कैन देयरफॉर इट कैन नॉट कंडक्ट करंट. वो करंट कंडक्ट नहीं कर सकता. इज इट क्लियर? तो ये कंडीशन है. और ये कंडीशन, एक और चीज़ का ध्यान रखिए, फिफ्थ पॉइंट, कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी. कंडक्शन बैंड पूरी तरह से क्या है? इसमें एम्प्टी है. ओके? तो ये कंडक्टिविटी इसकी नहीं हो सकती. देयरफॉर दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द, किसके हैं स्टूडेंट्स? इंसुलेटर के. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेमीकंडक्टर्स.
This is, now we will study about energy band diagram of semiconductor. Very important. पूरा चैप्टर हम इसी पर बेस्ड आगे भी कंटिन्यू करेंगे, इसलिए ये सेमीकंडक्टर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से वही देखिए, इट इज़ वैलेंसी बैंड, इट इज़ कंडक्शन बैंड, it is the energy of the valency band, it is the energy of the conduction band. This is forward gap, okay? And Eg, number one, valency band is completely filled, ठीक? Number two, Eg is about 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए अबाउट 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्लियर बात। जर्मेनियम के लिए 1.3 समथिंग, 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो जर्मेनियम के लिए है, जो सिलिकॉन के लिए है, वो एनर्जी फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप कितना होगा स्टूडेंट्स? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी गैप फॉर द सिलिकॉन, दिस इज अबाउट 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर से थोड़ा ही आपने अगर टेम्परेचर राइज किया, then this energy will be achieved. And if this energy will be achieved, then what happens? अगर टोटल एनर्जी इस फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हमने इसको प्रोवाइड की, जो नॉर्मल कंडीशंस में भी इजीली मिल जाएगी, then what happen? The electron will jumps from the valency band to the conduction band. Clear? कहाँ से कहाँ जंप करेगा? वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पर जब जो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स? ए वैकेंट स्पेस इज क्रिएटेड which is what type of charge? इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया ना, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ कौन सा आ गया? नेगेटिव। तो इस पूरे सिस्टम में जो कंडक्टिविटी होगी वो कितने तरह के चार्ज कैरियर्स की वजह से होगी? नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स। होल्स कहाँ बन रहे हैं? वैलेंसी बैंड में बनेंगे, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँच रहा है? कंडक्शन बैंड में पहुँच रहा है। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे, कंडक्टिविटी हेल्प करेंगे और होल्स वैलेंसी बैंड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? थर्ड पॉइंट, इफ प्रोवाइडेड एनर्जी is more than Eg, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स jumps from Vb to Cb। वैलेंसी बैंड से कहाँ जंप करेंगे बच्चों? कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे। और जब वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे तो क्या बताया था अभी हमने? फोर्थ पॉइंट, होल्स डेवलप्स इन वैलेंसी बैंड हैविंग पॉजिटिव नेचर, ठीक है? पॉजिटिव नेचर होगा, ओके? पॉजिटिव नेचर होगा। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ गए, जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे उतने ही होल्स वैलेंसी बैंड में डेवलप होंगे। 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, क्या होगा स्टूडेंट्स? 100 होल्स डेवलप होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच गए। और टेम्परेचर आपने बढ़ाया, 200 इलेक्ट्रॉन निकले, 200 पहुँच गए यहाँ पर, कंडक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई।
ध्यान रखना इस लाइन का। जैसे जैसे एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहे हो, किसको? सेमीकंडक्टर को। जैसे जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी आप देते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू द कंडक्शन बैंड। पहुंच रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेंगे, कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, रेगुलर बढ़ती जाएगी। तो बहुत ध्यान देने की बात है, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की टेम्परेचर बढ़ने से, एनर्जी प्रोवाइड करने से कंडक्टिविटी हमेशा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। किसकी? सेमीकंडक्टर्स की। ध्यान रखना, मेटल्स की कंडक्टिविटी घटती जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से जंप करके कहाँ पहुँच रहे हैं? कंडक्शन बैंड में। कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, on further increasing temperature, ठीक है, more electrons move towards CB, increases conductivity। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी? उसकी बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे इस समय, वो किसके बराबर दिखाई दे रहे हैं? नंबर ऑफ होल्स। 200 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुए, 200 होल्स डेवलप हो गए, 200 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए। तो ये जो करेक्टरिस्टिक होगा स्टूडेंट्स, ये किसका होगा? फॉर द सेमीकंडक्टर। नाउ राइट डाउन। So now it is clear कि on increasing the temperature conductivity regularly increases। अगर हम इसका रिवर्स कर दें, on decreasing the temperature हमने और डिक्रीज कर दिया, और इतना डिक्रीज कर दिया कि जो टोटल एनर्जी है वो इससे कम हो गई, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हम इसको दे रहे हैं। तो बताइए, क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड? नो, बिल्कुल नहीं करेगा। और अगर ये नहीं करेगा तो कंडक्शन बैंड क्या होगा? पूरी तरह से एम्प्टी होगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलें, कंडक्शन बैंड में पहुँचेंगे, किसकी तरह बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो कंडक्टिविटी है बच्चों, वो पूरी तरह से एक्सटर्नल एनर्जी पर डिपेंड कर रही है, एक्सटर्नल टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। ओके, तो दिस बिहेवियर ऑफ कंडक्टिविटी इज द स्पेशलिटी ऑफ किसका? सेमीकंडक्टर, राइट? Now we will study the energy band diagram for metals or for the conductors. We will study about energy band diagram of metals or conductors. Energy band diagram क्या होगा? देखिए, this is the conduction band CB having these energy levels, subshells. Okay, this is VB, subshells. Okay, this is VB. Now see students,
कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड दे ओवरलैप्स ईच अदर। क्या हो रहा है इनका? ओवरलैपिंग। इज देयर एनी फॉरवर्डन गैप? नो, नो फॉरवर्डन गैप। देखें आप यहाँ वैलेंसी बैंड में क्या विशेषता है इसमें? वैलेंसी बैंड हैव द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर सब सेल्स, इलेक्ट्रॉन्स इन द सब सेल्स। ओके, तो आप देखें यहाँ वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर गए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस समय वैलेंसी बैंड में हैं वो कंडक्शन बैंड में भी है, इजंट इट? तो टेम्परेचर अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए या थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, नाउ टेल मी, डज देयर अफेक्ट ऑन द कंडक्टिविटी? नो, electrons are present in the conduction band at present because valency band and conduction band they overlaps, दोनों कैसे हो रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं। तो पहली चीज़, फर्स्ट थिंग, वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स ईच अदर। ओके, दोनों कैसे होते हैं? ओवरलैप्स ईच अदर। नंबर 2, नो फॉरवर्डन गैप, नो फॉरवर्डन गैप, इनके बीच में कोई फॉरवर्डन गैप नहीं होता है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंसी बैंड आर also in conduction band and conduct electric current even if the temperature decreases or increases, but they conduct electric current. So this is the characteristic of the metal on the basis of energy band diagram. Okay, now it is clear for the three types of solids: conductors, semiconductor and insulators. Write down.